वेलकम टू ऑनलाइन स्टेनो OSM सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। आउटलाइन और PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारी वेबसाइट की मेंबरशिप लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक और मोबाइल नंबर को फॉलो कीजिए। डेली की पाइए 10 डिक्टेशन, जो हमारी वेबसाइट पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो एरर काउंटिंग, एंड एवरी संडे को टेस्ट भी दे सकते हो स्टेनो टाइपिंग का। टोटल शब्द 550, स्पीड 70 से 80। आज का टॉपिक पार्टियों के बीच नोक झोंक। दोस्तों, बैक टू बैक डिक्टेशन में आपका स्वागत है। पहली डिक्टेशन 550 शब्द। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट नाउ। पहले शिवसेना और अब 3 दशक पुराने सहयोगी दल अकाली दल का भाजपा को छोड़कर जाना किसी अचरज से कम नहीं माना जा सकता। 4 दशक की राजनीतिक यात्रा में भाजपा के साथ अनेक दल आए और गए, लेकिन शिवसेना और अकाली दल भाजपा के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। पूर्णिराम, फिर ऐसा क्या हुआ कि साल भर के भीतर ही दोनों दल गठबंधन से बाहर चले गए? इसे विचारधारा का भटकाव माना जाए या समन्वय की कमी? शिवसेना का उदाहरण सामने है। दशकों तक कांग्रेस विरोध की राजनीति करती रही। ये पार्टी आज सत्ता के लिए कांग्रेस का सहारा ले रही है, तो किसानों के मुद्दे पर श्रोमणी अकाली दल भाजपा को घेरती नजर आ रही है। पूर्णिराम, सवाल ये नहीं कि केंद्र में सरकार चलाने के लिए भाजपा को सहयोगियों की जरूरत है अथवा नहीं। सवाल यह है कि राजनीति में गठबंधन के मायने क्या रह गए हैं। बात सिर्फ अकाली दल, शिवसेना अथवा NDA की नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, लेकिन नया NDA अभी सीटों पर सहमति बना पाया है और नए विपक्षी महागठबंधन एक दूसरे पर दबाव बनाकर अधिक सीटें हथियाना सभी दलों की प्राथमिकता बन चुका है। नामांकन पत्र भरने का काम शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि कौन किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। भारतीय राजनीति की यह त्रासदी बनती जा रही है कि यहाँ गठबंधन अपना स्थायित्व खोते जा रहे हैं। चुनावी संघर्ष सत्ता हथियाने तक सीमित होता जा रहा है। चुनाव के पहले समीकरण कुछ और होते हैं, लेकिन नतीजों के बाद समीकरण बदल जाते हैं। शिवसेना महाराष्ट्र में चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ी और सरकार कांग्रेस और NCP के साथ मिलकर बनाई। हरियाणा की कहानी भी कुछ मिलती जुलती ही थी। देश में आज NDA और UPA के रूप में 2 खड़े गठबंधन है। एक का नेतृत्व भाजपा कर रही है तो दूसरे का कांग्रेस, लेकिन दोनों गठबंधनों में अनेक समानताएं हैं। दोनों गठबंधनों की न कोई समन्वय समिति है और न ही इनकी नियमित बैठकें होती है। जनता दल NDA में शामिल है, लेकिन
उसने केंद्र सरकार में अपना कोई मंत्री नहीं बनाया। ऐसे गठबंधनों का मतलब क्या, जिनके नेता एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी एनडीए था। शायद आज से बेहतर स्थिति में अनबन होती थी, लेकिन ऐसी नहीं जब देश या राज्य में एक दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होते। गठबंधन तभी बनता है। ऐसे में राजनीतिक दलों को इसका महत्व समझना चाहिए। राजनीति में सत्ता का महत्व होता है, लेकिन सिद्धांतों और विचारधाराओं का भी महत्व होता है। पूर्णविराम समाप्त। बैक टू बैक सीरीज सेकंड में आपका स्वागत है दोस्तों। इसमें टोटल शब्द 650, स्पीड 80 से 90 WPS। टॉपिक किसान का भविष्य नेताओं के हाथ में। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट नाउ। कृषि लागत और मूल्य आयोग में पहली बार केंद्र सरकार को खाद अनुदान की राशि सीधे किसानों को उनके खातों में उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। हालांकि इससे पहले इस आयोग कृषि के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का ही सुझाव प्रमुखता से देता रहा है। यह सुझाव इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह राशि सीधे किसान के पास जाएगी। आयोग ने सुझाव दिया है कि खाद अनुदान के रूप में यह राशि रबी और खरीफ फसल के लिए 2,500 रुपये के अनुसार 2 किस्तों में किसानों को दी जाए। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं। हालांकि किसानों के लिए इस तरह साल भर में 11,000 रुपये मिलना बड़ी राहत होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह अच्छा सुझाव है और सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए संकल्पित है, तो उस दिशा में यह आने वाले कदम भी माना जा सकता है। पिछले कुछ सालों से सरकारें चाहे केंद्र की हो या राज्यों की किसानों के प्रति संवेदनशील हो रही है। भले ही इसे वोट बैंक का कारण माना जाए, सरकारों को अब तक लोक लुभावन घोषणाओं के स्थान पर खेती किसानों के लिए कुछ खास करना ही होगा। केंद्र सरकार के किसानों के लिए गए 3 विधायकों को लेकर आलोचना और राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण अलग अलग राय हो सकती है, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि अब समय आ गया है जब अन्नदाता की समस्या को समझना ही होगा। चुनाव के समय जिस तरह से कृषि ऋण माफी की घोषणाएं की जाती है, वह खेती किसानी की समस्या का स्थायी हल हो ही नहीं सकता। हालांकि खाद अनुदान राशि और सम्मान निधि को देने का जो तरीका है, उसको लेकर विचार किया जाना अभी भी आवश्यक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह की सहायता किसानों को अवश्य दी जानी चाहिए, पर यदि खेती किसानों को बढ़ाना है, भले ही सरकार राशि की सीमा यही रखे, पर इस राशि को सीमा तक किसानों को उनकी मांग के अनुसार खाद बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, तो उसका वास्तविक लाभ मिल सकेगा। तो किसान सीधे सीधे
इनका उपयोग खेत में करेगा और उससे निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा। इसका फायदा किसान और देश दोनों को होगा। देखा जाए तो किसानों के साथ खाद बीज को लेकर अधिक ठगी होती है। नकली या घटिया बीज मिलने से किसान की पूरी मेहनत पर फिर जाता है। ऐसे में सरकार यह सुनिश्चित कर ले कि किसानों को जो भी बीज उपलब्ध कराए जाएंगे वह उच्च गुणवत्ता के साथ ही उनमें निरोग क्षमता हो। इससे किसानों को समय पर मांग के अनुसार बीज मिल जाएंगे तो दूसरी ओर उनकी प्रामाणिकता व गुणवत्ता में कोई संदेह नहीं रहेगा। ऐसे में उत्पादन बढ़ेगा और किसान को अधिक लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। इसके लिए भले ही सरकार राशि की सीमा 5,000 ही रखे, पर इतनी राशि के बीज उर्वरक मिलेंगे तो इसका लाभ निश्चित रूप से उत्पादकता पर पड़ेगा। इसको यूं समझना होगा कि नगद राशि भले ही किसानों को सीधे खाते में हस्तांतरित हो, पर उसका उपयोग खेती किसानी में यानी कि खेती के काम के लिए ही होगा, यह पक्का नहीं कहा जा सकता। ऐसे में यदि प्रामाणिकता, गुणवत्ता और क्षेत्र विशेष की जरूरत के अनुसार इतनी राशि के कृषि आदान प्रदान किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं तो यह किसानों और देश दोनों के लिए ही फायदे का सौदा होगा। पूर्णविराम समाप्त। दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।